0 से 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना। ये एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि ये 1 से 10 या 1 से 100 से भी ज्यादा बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपना एक्सपीरियंस शो करते हुए आइडियाज और सजेशन दिए हैं। न्यू इनोवेशन की पावर को अनलॉक करना ही प्राइमरी गोल है, और इस गोल तक पहुंचने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को पुराने तरीकों को क्वेश्चन करना, मोनोपोली यानी एकाधिकार को अडॉप्ट करना और अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे पर अपना कंट्रोल करना है। पीटर के यूनिक होने का एक रीजन है कि वो मोनोपोली को एंथुसियास्टिक वे में अपनाते हैं। पीटर ने बताया है कि मोनोपोली में पॉजिटिव इफेक्ट्स की पोटेंशियल होती है। जब कोई कंपनी जानती है कि वो पेटेंट्स और मोनोपोली और सिमिलर मेथड्स के थ्रू मनी अर्न कर सकती है, इससे फर्म न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए मोटिवेट होती है, जो सोसाइटी को बेनिफिट देती है। वो ये बताते हैं कि कई लालची लोग मोनोपोलीज को मिसयूज भी कर सकते हैं। ये बुक एंटरप्रेन्योर्स को एक सॉलिड एडवाइस ऑफर करता है और रियल में यूनिक थिंकर के दिमाग में इंटरेस्ट डेवलप करती है। ये चीज न्यू एंटरप्रेन्योर और नॉन एंटरप्रेन्योर को न्यू आइडियाज देने में मोटिवेट करता है। सो दोस्तों, स्टार्टअप वर्ल्ड के सीक्रेट को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चैप्टर 1, चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब चीजें आज के कंपैरिजन में अलग होंगी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में 100 साल तक कुछ नहीं हो सकता जब तक चेंज नहीं होता। दूसरी तरफ फ्यूचर कल भी आ सकता है अगर चेंजेस जल्दी होते हैं। हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जानते हैं कि ये आज से अलग होगा और आज की दुनिया से ये उभर कर आएगा। प्रोग्रेस दो अलग तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस जो चीजें काम करती हैं उनको कॉपी करने से होती है। अगर आपके पास टाइपराइटर है तो आप 100 से ज्यादा बिल्ड करते हैं और आप हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस अचीव कर लेते हैं। वर्टिकल प्रोग्रेस को बिल्कुल नए तरीकों से ही अचीव किया जाता है। इसका मतलब है 0 से 1 तक जाना। इस तरह की प्रोग्रेस को इमेजिन करना बहुत हार्ड है, क्योंकि इससे पहले ये कभी भी इमेजिन नहीं किया गया है। ग्लोबलाइजेशन, किसी चीज को एक जगह से लेकर हर जगह जब अप्लाई किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होती है। वर्टिकल प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आती है, और यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर नहीं है। किसी भी चीज को नए तरीके से करने को ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी दोनों अलग तरीके की प्रोग्रेस है जो सेम टाइम पर हो भी सकती है और नहीं भी। आपके पास दोनों भी हो सकते हैं और हो सकता है दोनों में से कोई ना हो। दोनों प्रोग्रेस में से टेक्नोलॉजी हमेशा फ्यूचर पर फोर्स करती है। एक टाइम पर लोग सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। हमको बहुत सारे घंटे काम नहीं करना होगा, फ्लाइंग कार्स में राइड करेंगे, चांद पर छुट्टियां मनाएंगे। सिर्फ एक ऐसा एरिया जिसने सच में वर्टिकल प्रोग्रेस की है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। प्रोग्रेस दी नहीं जाती, ना ही ये खुद ऑटोमेटिकली होती है। हमको पहले इमेजिनेशन करना चाहिए और तब दुनिया को ऐसे क्रिएट करना चाहिए जैसे हम जीना चाहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से ही आती है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। पॉपुलर बिलीफ का शिकार होना बहुत आसान है। पुराने तरीके मुश्किल हो सकते हैं। एक क्लियर थिंकिंग रखने और कंफ्यूजन हटाने का तरीका है हिस्ट्री को स्टडी करना। 1990s को देखो तो कुछ लोगों के लिए ये एक नॉस्टैल्जिक समय है, पर 1990 में दोनों अच्छी और बुरी चीजें हुई हैं। 1998 से 2000 तक .com मेनिया की धूम थी। इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप के लिए पैसा लगाते थे। लोग अच्छी खासी पे करने वाली जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनीज बना रहे थे, ये सोचते हुए कि वो अमीर बन जाएंगे। बहुत सारा पैसा खराब हो गया था, लेकिन लोगों को .com इकोनॉमी पर इतना बिलीव था कि उन्हें किसी भी वार्निंग साइन पर ध्यान नहीं दिया। .com क्रैश इंसिडेंट ने अच्छे टाइम पर रोक लगा दी और ये दर्द अभी तक सिलिकॉन वैली को इफेक्ट करता है। इसने वैली में कुछ बिलीव्स को जन्म दिया जो आज तक मौजूद है। छोटे और पॉजिटिव चेंजेस हमेशा सेफ होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट करने के बजाय कंपनीज को लीन और मीन रहने की जरूरत है, जिससे कंपनी चेंज को अपना सकती है। मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, नए प्रोडक्ट
क्रिएट करने से ज्यादा जरूरी है। अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि वो क्या कर रहे हैं और उनको कॉपी करो। लोग इन लेसन्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक्चुअल में अपोजिट प्रिंसिपल में ज्यादा सीखा जाता है। बोल्ड होने में बड़े मूव्स की बहुत वैल्यू होती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, इससे बेटर है नई मार्केट क्रिएट करना। ये भी माइंड में रखना जरूरी है, सेल्स प्रोडक्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग से रिसोर्स वेस्ट नहीं होते, लोगों को रिस्क तो लेना ही पड़ता है। उन्हें उतना क्रेजी नहीं होना चाहिए जो उन्होंने 90s में किया, बल्कि उन्हें न्यू इनोवेशन को करने में सावधानी बरतनी चाहिए और सही बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि कंपनी कितना कमाएगी, वो है कंपटीशन। कंपटीशन का लेवल कंपनी टू कंपनी और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता है। इसको एक स्केल की तरह समझा जा सकता है। एक साइड पर आपके पास परफेक्ट मोनोपोली होनी चाहिए जहां कोई भी कंपटीशन नहीं होता। कुछ कंपनीज अपने पोटेंशियल कंपटीटर के साथ टेक्निक्स को अडॉप्ट करके मोनोपोलीज बन जाती हैं और कुछ कंपनीज मोनोपोलीज बन जाती हैं क्योंकि उनको स्टेट से परमिशन और लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद कुछ कंपनी जो मोनोपोलीज को अचीव करती हैं क्योंकि उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ यूनिक होता है। जब पीटर मोनोपोली के बारे में बात करते हैं तब हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स कंपनी को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरे एंड पर जहां बहुत कंपटीशन है वहां डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस पर इफेक्ट होता है। एक कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से काफी हद तक मिलता जुलता है। कंपनी को मार्केट के प्राइस को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना होता है। कंपनी के लिए इन सिचुएशन में अच्छा पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। कॉम्पिटिटिव बिजनेस के पास सुपर टाइट मार्जिन होता है, जबकि मोनोपोलीज बॉटम लाइन के अलावा चीजों के बारे में सोचना अफोर्ड कर सकते हैं। रुके हुए वर्ल्ड में मोनोपोलीज सही नहीं है क्योंकि वो बस बैठ के पैसा बनाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं ये जानते हुए भी कि लोगों को वो प्राइस पे करना पड़ेगा जो चार्ज करेंगे। डायनेमिक यानी चलती हुई दुनिया में मोनोपोलीज क्रिएटिव है जो लोगों को ज्यादा चॉइस देती है और गवर्नमेंट इस बात को समझती है। इस वजह से हमारे पास पेटेंट सिस्टम है। पेटेंट सिस्टम कंपनीज को कुछ समय के लिए मोनोपोलीज रखना अलाउ होता है। ये न्यू इन्वेंशन को सराहता है और कंपनी जानती है कि अगर वो कुछ न्यू इन्वेंट करती है और अच्छे टाइम तक उनको उसकी मोनोपोली मिल जाती है तो उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन को दो तरीके से देखा गया है। आप इसको मार्क्स के तरीके से देख सकते हैं या इसको शेक्सपियर के तरीके से देख सकते हैं। मार्क्स की दुनिया में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि उनके लिए सर्कमस्टांसेस उनको दूसरों की लाइफ से अलग करते हैं। वर्कर्स मिडिल क्लास थिंकिंग से फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनके गोल्स और आइडिया में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरीके से शेक्सपियर देखते हैं उनमें से बहुत से लोग एक जैसे हैं। उनके पास लड़ने के बहुत रीजंस नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। जितना वो फाइट करते हैं वो इस कारण एक दूसरे की तरह बन जाते हैं। जब ये बिजनेस वर्ल्ड में आता है तब शेक्सपियर का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा एक्यूरेट है। लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करते हैं और इम्पोर्टेंट गोल को नहीं देख पाते। कॉम्पिटिटर्स हमारे विजन को लिमिटेड करता है और दुश्मनी बढ़ाता है। ये लोगों की सोच और प्रायोरिटी के साथ गड़बड़ कर सकता है। ये लोगों को दूसरों की कॉपी बनाता है जो उनकी क्षमता को कम करता है। ये लोगों को वहां अपॉर्चुनिटी देखने को मजबूर करता है जहां अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं है। और 1990s में ऑनलाइन पेट स्टोर जैसे pet.com, petopia.com, petstore.com के बीच बहुत इंटेंस कंपटीशन था। लास्ट में ऑनलाइन पेट स्टोर मार्केट क्रैश हो गई और साथ साथ बहुत सारा पैसा भी ले डूबी जो इन्वेस्ट किया गया। कभी कभी कंपटीशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज कर लें। पीटर और एलन मस्क कॉम्पिटिटर्स थे जब तक उनको ये रियलाइज हुआ कि .com बबल उन दोनों से ज्यादा बड़ा कंपटीशन था। तब वो मर्ज हो गए। ये कॉम्पिटिटर से पार्टनरशिप में टर्न करना बहुत डिफिकल्ट था लेकिन इस चैलेंज को उन्होंने ओवरकम कर लिया। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ बहुत से स्टार्टअप हैं जो ज्यादा पैसा नहीं कमाते, तब भी उनकी वैल्यू अच्छे कैश फ्लो में कुछ एस्टेब्लिश कंपनी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये दिखने में बड़ा लॉजिकल है लेकिन ये सच है।
एक कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू पार्ट ये है कि उसके फ्यूचर में प्रॉफिट बनाने की कितनी क्षमता है। सक्सेसफुल मार्केट में सक्सेसफुल फर्म्स का कंपटीशन होता है, उनके मार्जिन मार्केट से अलग हो जाते हैं। इनोवेटिव मार्केट में स्टार्टअप के पास ज्यादातर मोनोपोलीज होती है और अभी भी उनके अच्छे दिन दूर नहीं है। तो अगर स्टार्टअप मनी लूज करते हैं तब भी उनकी किसी एस्टेब्लिश कंपनी से ज्यादा वैल्यू होती है। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मोनोपोलीज का टिपिकल फीचर होते हैं। हर कंपनी अलग है, लेकिन इन एलिमेंट्स को समझने से आपको मोनोपोलीज को समझने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी जब अपनी कॉम्पिटिटर्स कंपनी से बेटर कुछ ऑफर करती है तो उनके मोनोपोलीज बनने के अच्छे चांसेस होते हैं। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही बेटर है तो इसमें बहुत कम इंप्रूवमेंट दिखेगी। बड़ी मार्केट में ये किसी को इंप्रेस नहीं कर पाएगी। नेटवर्क इफेक्ट प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने ज्यादा फ्रेंड्स आपके फेसबुक पर होंगे उतना ज्यादा फेसबुक आपके लिए यूजफुल है। नेटवर्क बिजनेसेस यूजुअली छोटे स्केल पर स्टार्ट होते हैं क्योंकि मिलियंस लोगों को बिजनेस एक साथ स्टार्ट करवाना मुश्किल है। बहुत सारी फर्म्स इस तरह की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं और ज्यादा बढ़ने वाले भी नहीं लगते। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी मोनोपोली को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। ऑफ कोर्स एक ब्रांड के पीछे प्रोडक्ट होता है। एप्पल के स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने का रीजन उसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई ब्रांड सिर्फ एक कूल नाम जितना स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है वो टेम्परेरी टिकेगा और उसके पास लंबा टिकने की पावर नहीं होगी। बिजनेस को चेस के गेम की तरह समझें जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतने के लिए आपको एंड गेम पर ध्यान देना होगा। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेस लक की वजह से मिलती है। कुछ लोग हार्डवर्क को सक्सेस का रीजन मानते हैं। अगर सक्सेस के लिए सिर्फ लक मैटर करता है तो ऐसे लोग होंगे ही नहीं जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। ये आर्गुमेंट कभी भी खत्म नहीं होगी। हिस्टोरिकली देखें तो ज्यादातर बड़े थिंकर्स का ये मानना है कि सक्सेस हार्डवर्क से आती है। लोग ज्यादा अटेंशन प्रोसेस को देते हैं और प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देते। लोग सक्सेस के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि गोल को पाने के लिए उनकी इंस्पिरेशन कम होती है। आप पॉजिटिव हो सकते हो या आप नेगेटिव हो सकते हो। आपके पास फ्यूचर की सॉलिड इमेज हो सकती है या फिर धुंधली सी इमेज, और आपके पास ये सब चीजें अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप निश्चित आशावादी हो सकते हो या अनिश्चित निराशावादी। निराशावादियों का बिलीव होता है कि फ्यूचर डार्क ही होगा, लेकिन उनके पास इसको चेंज करने का कोई आइडिया नहीं होता। सिचुएशन को संभाला जा सकता है, इसलिए इसी बीच आप इंजॉय कर सकते हैं। नेगेटिव सोचने वाले फ्यूचर को बुरा ही समझ लेते हैं, तो लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड 17वीं सेंचुरी से 1990s तक ज्यादातर लोग आशावादी यानी पॉजिटिव सोच वाले थे। साइंटिस्ट, इंजीनियर और बिजनेसमैन ये सब जानते थे कि वो दुनिया को एक अच्छी जगह बना रहे हैं। चीजें अच्छी थी और कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। इंसान बड़े सपने देखता था और बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता था। ये पार्टी 1970s में एंड हुई जब नेगेटिव सोच के लोग आ गए। हमारे अभी के समय में लोगों को लगता है वर्ल्ड में चीजें बेटर होंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता वो कैसे होगा। वो कोई प्लान नहीं बनाते। इनडेफिनेट ऑप्टिज्म यानी नेगेटिव लोगों में फाइनेंस वर्ल्ड भी आता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। बायोटेक स्टार्टअप इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट ऑप्टिज्म के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये टिकने वाले नहीं है। फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसकी प्लानिंग ना की हो। हमको डेफिनेट फ्यूचर पर वापस आना होगा। हमारे पास फिलोसोफर्स और पॉलिटिशियन के ऊपर पावर नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ को वापस ला सकते हैं। पीटर का कहना है कि स्टार्टअप्स के क्रिएशन के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। एक पैटर्न ऐसा है जो ह्यूमंस में बहुत रेगुलर है। इसको 80-20 रूल कहते हैं। सो एक इकोनॉमिस्ट ने नोटिस किया कि उनके गार्डन में 20% मटर के प्लांट्स ही 80% मटर प्रोड्यूस करते हैं। ये टेंडेंसी जिसमें लोग बाकियों को डोमिनेट करते हैं, इसको पावर ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। ये स्केल के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है। वेंचर कैपिटलिज्म की बैकबोन पावर ऑफ लॉ है। वेंचर
वेंचर कैपिटलिस्ट का एम होता है अर्ली स्टेज कंपनी से फंड और प्रॉफिट निकालना। ये ज्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें बहुत सारी कंपनीज फेल होती हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क ही ज्यादा रिजल्ट भी देता है। धीरे धीरे कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होती हैं। ये कंपनीज उन 20% का हिस्सा बन जाती हैं जो 80% कमाई करती हैं। वेंचर को किसी ऐसे को फंड के लिए पिक करो जो विनर हो। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। यूजुअली बहुत सारे अर्ली स्टेज पर ही फेल हो जाते हैं, जिसका मतलब है वेंचर्स का पैसा ज्यादातर शुरुआत में ही खराब हो जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ साल में बस इसमें ही खुद को रोक कर रखते हैं ताकि उनको सक्सेस मिल सके और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकें। एक कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये सोच ले कि ज्यादा चांसेस हैं वो फेल ही होगी। बेटर ये है कि आप उस कंपनी का पार्ट बने जिसकी ग्रोथ तेजी से हो रही हो। आप शायद अपने स्टार्टअप के 100% ओनर होंगे, लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर उसमें कुछ भी ना हुआ तो वो भी 100% आप ही ओन करेंगे। इससे कहीं गुना बेहतर है गूगल जैसी कंपनी में 0.01% ओन करना। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। ये चैप्टर सीक्रेट के बारे में है, लेकिन सीक्रेट के बारे में नहीं बल्कि सेंस ऑफ डिस्कवरीज के बारे में है। मॉडर्न टेंडेंसी में कहा जाता है कि अब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बचे हैं। टेक्नोलॉजी ने इनको आंसर कर दिया है। ऐसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन हैं जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता, और ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसके आंसर इजीली दिए जा सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन का आंसर देना सेटिस्फाइंग नहीं होता। फंडामेंटलिस्ट भी इसी तरीके से सोचते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट सोचते हैं कि यहाँ ऐसे इजी क्वेश्चन है जिसका सब आंसर जानते हैं और मिस्ट्री सिर्फ गॉड जानता है। एनवायरमेंटलिज्म भी एक रिलीजन की तरह है। फैक्ट ये है कि हमको यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाकी सब मदर नेचर के हाथ में है जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो चीज आप नहीं देख रहे उसको कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। जिस चीज को आप ट्राई नहीं करते उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ये आपको करना होगा, वो खुद कभी नहीं होगा। हम अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। अभी बहुत सी डिस्कवरीज करनी बाकी हैं, लेकिन उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं। नेचर के सीक्रेट्स होते हैं और लोगों के सीक्रेट्स होते हैं। नेचर के सीक्रेट का पता लगाने के लिए आप फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का सीक्रेट जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो लोग खुद अपने बारे में कुछ चीजें नहीं जानते या लोग जानबूझ के दूसरों से अपनी बात सीक्रेट रखते हैं। अगर आप कोई सीक्रेट जानते हो तो ध्यान रखें कि किन लोगों से उनको शेयर कर रहे हो। अपनी नॉलेज को रिवील करना डेंजरस भी हो सकता है। थंब रूल ये है कि आप किसी के सीक्रेट किसी और से शेयर ना करें। चैप्टर 9 फाउंडेशंस। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती डिसीजन को चेंज करना टफ होता है। जल्दी स्टेज में की गई मिस्टेक स्टार्टअप को गलत प्रूव कर सकती हैं। ये वो टाइम है जब ग्राउंड वर्क होता है, रूल्स बनते हैं, बिगिनिंग ही ये डिसाइड करती है जो कुछ भी आगे होता है। आपका को फाउंडर कौन है इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे ही किसी के साथ कुछ स्टार्ट मत करो। ये एक शादी की तरह होता है। एक डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए पहले से ही केयरफुली अपना सही पार्टनर चूज करना जरूरी है। एक राइट टीम के साथ स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में सबको एक दूसरे को पसंद करना जरूरी है। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, रोल्स डिफाइंड होने चाहिए। ओनरशिप, पोजीशन और कंट्रोल सब कुछ डिफरेंट होता है। एक स्टार्टअप में ओनर के पास ज्यादातर ओनरशिप और पोजीशन होता है, जबकि कंट्रोल बोर्ड के पास होते हैं। यही कन्फ्लिक्ट की वजह बन जाती है। स्मॉल बोर्ड्स बड़े बोर्ड से बेहतर होते हैं। उनके लिए एक डिसीजन तक पहुंचना और कन्फ्लिक्ट मैनेज करना इजी होता है। 3 बोर्ड मेंबर होना अच्छी बात है, कभी भी 5 से ज्यादा बोर्ड मेंबर नहीं होने चाहिए। स्मॉल बोर्ड कई बार फर्म के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेजमेंट को अपोज करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसी रीजन की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते समय बहुत ध्यान रखें। आउटसोर्सिंग अवॉइड करना चाहिए। सबको साथ रखना चाहिए। उनके साथ फुल टाइम काम करना चाहिए। फोन पर काम करने वाले वर्कर्स और पार्ट टाइम वर्कर्स को अवॉइड करना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि सब एक गोल के लिए भाग रहे हैं। जैसे कैन कैसे का कहना है कि या तो आप बस के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। लोगों को सही कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए।
कैश कॉम्पनसेशन लोगों को शॉर्ट टर्म वैल्यू पर ज्यादा फोकस करने में हेल्प करता है। स्टॉक ऑप्शन बोनस के लिए सही है। इक्विटी एम्प्लॉय को कंपनी का एक पार्ट देता है और उनको ये फील कराता है कि इसमें उनके पास भी स्टेक है। बस लोगों को ये बताना अवॉइड करना चाहिए कि उनके कोवर्कर के पास कितने अमाउंट की इक्विटी है, क्योंकि ये चीज दुश्मनी और जेलसी को ट्रिगर कर सकती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस लॉयल्टी बढ़ाने का अच्छा तरीका है, लेकिन सबको हो सकता है ये पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोग कैश पे की प्रेफरेंस रखते हैं। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। पुस्तक 0 to 1 में पीटर थियल इस विचार पर जोर देते हैं कि नई कंपनियों को कुछ मौलिक और अभिनव बनाना चाहिए, बजाय इसके कि वे सिर्फ दूसरों की नकल करके प्रतिस्पर्धा में उतरें। थियल का मानना है कि यदि आप सिर्फ वर्तमान बाजार में किसी सफल कंपनी का अनुकरण करते हैं तो आप वास्तव में कुछ भी नया नहीं जोड़ रहे हैं। इसके बजाय आपको एक ऐसा उत्पाद या सेवा बनानी चाहिए जो पहले कभी नहीं बनाई गई हो। ऐसा करने से आप अपने उद्योग में एकल विकल्प मोनोपोली बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण के पीछे का तर्क यह है कि सच्चा नवाचार कुछ ऐसा बनाना है जो 0 से 1 तक ले जाता है। जोरों से के छे कप के खाए काटे है, यानी पहले से मौजूद चीज़ों को बेहतर बनाने के बजाय ऐसी चीज़ बनाएं जो बिल्कुल नई हो और जिसका कोई प्रतिस्पर्धी विकल्प न हो। पीटर थियल अपनी पुस्तक 0 to 1 में यह बताते हैं कि असली सफलता उन कंपनियों को मिलती है जो एकल विशेषाधिकार मोनोपोली बनाती हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी बन जाती हैं। उनका तर्क है कि प्रतिस्पर्धा कंपनियों को लगातार एक दूसरे से लड़ने और मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करती है, जिससे लाभ कम हो जाता है और दीर्घकालिक स्थिरता मुश्किल हो जाती है। जबकि एकल विशेषाधिकार वाली कंपनियां, जिनके पास एक अनूठा उत्पाद या सेवा होती है, बाजार में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं और लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकती हैं। थियल के अनुसार एकल विशेषाधिकार बनाना दीर्घकालिक योजना और गहरी सोच की मांग करता है।